आप जुड़ चुके हैं जेके आवाज़ न्यूज़ के साथ और आज हमारे साथ हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट आसिफ कटारिया साहब। आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी हालात पर और भारतीय जनता पार्टी के मौक़िफ़ पर। आसिफ जी, सबसे पहले तो आपका जेके आवाज़ न्यूज़ में खैर मकदम है। शुक्रिया हो साहब, आपने टाइम दिया। आसिफ साहब, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर हम बात करें इस वक्त, जबकि डीडीसी इलेक्शन भी जो है पीसफुल जो है हो चुके हैं और अब आइंदा दिनों में जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसके लिए जो है फर्स्ट और सेकंड फेज़ की नोटिफिकेशन भी हो चुकी है और 13 तारीख को राजौरी में डीडीसी चेयरमैन के जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये इंतखाबात कितनी हद तक कामयाब रहेंगे? देखिए, जो ये इंतखाबात हुए हैं, मुझे लगता है कि हिस्ट्री में पहली बार इतनी ज़बरदस्त पोलिंग हुई है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 70% पोलिंग हुई है। यही दर्शाता है कि ये लोगों का जमहूरियत के अंदर कितना एतमाद है और ये अपने आप में एक जमहूरियत का मुंह बोलता कामयाबी का सबूत है। आपने भी खुद बतौर उम्मीदवार आपने डीडीसी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और क्योंकि हार जीत तो ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है, किसी एक को ही कामयाब होना है। आपको क्या लगा, आप किस जगह आप नाकाम रहे जिसकी वजह से आपको जो है वो हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मैंने जो इलेक्शन लड़ा, हमने जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक मौका है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ा। शायद यही वजह थी कि कहीं ना कहीं हम थोड़े से पीछे रहे। बाकी जैसे हालात यहाँ पर क्रिएट हुए, आपके सामने की बात है, विरोधी की बात करें, हम पुलिस की बात करें, यहाँ पर एक एंटी बीजेपी माहौल बनाया गया। लोग बीजेपी को वोट देने के लिए इस वक्त तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे 4200 वोट, ये लोगों का मुझ पर एतमाद था। और सबसे पहले लोगों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एतमाद था, जिन्होंने इतना वोट दिया। और फिर हमारे इलेक्शन में बहुत से ऐसे अनासर हैं, ऐसे फैक्टर यहाँ पर रूनमा हुए कि जिनको मैं आपके सामने यहाँ पर गिना रहा हूँ। आसिफ साहब, आपने इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छा रहा आपका, लेकिन अब अगर हम बात करें इस वक्त के चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो 3 यहाँ पे जो है कामयाब जो है उनके डीडीसी मेंबर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट राजौरी को जो है इलेक्शन कमीशनर की तरफ से जो है एसटी रिजर्व किया गया और जबकि भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेंबर जो हैं वो नॉन एसटी हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहेगा कि वो किसको सपोर्ट करने जा रही है डीडीसी इलेक्शन राजौरी? देखिए, हमने पहले ही दिन से कहा था कि राजौरी में जो भी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन बनेगा वो भाजपा का सपोर्टेड होगा या भाजपा का कैंडिडेट होगा। अब ये बदकिस्मती समझिए आप कि भाजपा के पास कोई भी शेड्यूल ट्राइब मेंबर नहीं, तीनों मेंबर जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। ये भाजपा की भी और हमारी भी बदकिस्मती है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि जो भी चेयरपर्सन यहाँ का बनेगा वो भाजपा का बैकअप होगा, भाजपा की सपोर्ट जिसको होगी वही यहाँ का चेयरपर्सन बनेगा। और ड्यूरिंग इलेक्शन हमने लोगों से ये वादा किया था कि हमारा अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरपर्सन बनेगा, हम यहाँ तामीर और तरक्की करवाएंगे। हम आज भी इस वादे के पाबंद हैं। इलेक्शन का जो भी रिजल्ट हुआ उसका हमें कोई गम नहीं, हमें किसी से कोई गिला और शिकवा नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, लोगों के लिए काम करना, लोगों की फलाह बहबूद देखनी है, लोगों की तामीर और तरक्की देखनी है, लोगों को देखना है कि ये किस तरीके से अमन और शांति के साथ रह सकते हैं। हमें ये रास्ते यहाँ पर देखने, हमें ये नहीं कि हम इलेक्शन नहीं जीत पाए, यहाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि लोगों का जमहूरियत में एतमाद होना चाहिए और लोगों ने जिस तरीके से वोट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है। और मैं आपको ये शुरू से ही कहता था कि जो ये हुकार अलायंस बना है यहाँ पर, ये अलायंस बनेंगे वो बनेंगे, जिस तरीके के मर्जी यहाँ पर अलायंस बने, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो शो किया है, वोट आप इसकी वोट परसेंटेज देखिए, सबसे ज़्यादा वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी है।
आपने कहा राजौरी में जो भी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टेड होगा। आपका इशारा अपनी पार्टी की तरफ तो नहीं, क्योंकि अपनी पार्टी का जो कामयाब कैंडिडेट है वो एसटी से ताल्लुक रखता है। देखिए, यहाँ अपनी पार्टी हो या कोई भी हो, जो भी बनेगा वो अपना ही बनेगा, हम आपको ये जरूर दें। लेकिन ये तय करना हमारी हाईकमान, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना साहब, उन्होंने ये तय करना है, और हमारी जो भाजपा की जो स्टेट लीडरशिप है उन्होंने तय करना। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बतौर भाजपा का एक सिपाही होने के, कि भाजपा का जो फैसला होगा वो लोगों के हित में, वो लोगों के हक का फैसला होगा। जिस फैसले से लोगों की तामीर और तरक्की होगी वो फैसला भाजपा का होगा। आपको क्या लगता है, जैसे हमेशा से असेंबली इलेक्शन की अगर हम बात करें खास तौर पर, कि असेंबली इलेक्शन भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आइंदा 2-4-5 माह में जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में, तो आप क्या लगता है आपको कि आप भारतीय जनता पार्टी क्या मौक़िफ़ लेकर आएगी? हालांकि पहले जब भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया तो उन्होंने हमेशा 370 और 35A और बाकी बातों को सामने रखा, जम्मू वालों के सामने रखा, और जिससे उन्होंने खड़े भी उतरे और उन्होंने जम्मू वालों को करके दिखाया वो सब कुछ। अब आपको क्या लगता है कि आइंदा असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी क्या मौक़िफ़ लेकर सामने आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मौक़िफ़ है, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारा मौक़िफ़ ये है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा दिया। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, लोग कहने लगे कि आप जम्मू कश्मीर में कोई वोट डालने वाला नहीं, आपके सामने 70% वोटिंग हुई है। लोगों ने उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो सिर्फ दफ़ा 370 की आड़ में लोगों को ये डराया करते थे कि ये 370 तोड़ देंगे, हम 370 को बचा कर रखेंगे। और अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस, जिसमें PDP भी शामिल है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी सपोर्ट थी उनको, जितनी भी जमातें हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर हम जीतेंगे तो हम 370 को रिस्टोर करेंगे। हम उनसे ये जरूर करेंगे कि आज आप जीते हैं, आपको लोगों के साथ अपना वादा वफा करना चाहिए, क्योंकि आपने इलेक्शन के दौरान वादे किए। बाकी जहाँ तक 370 की बात है या भाजपा के मौक़िफ़ की बात है, भाजपा का मौक़िफ़ शुरू से तामीरत रखना है। 370 की दुकान जो है वो बंद हो चुकी। अब 370 की दुकान जिस तरीके से लोग चुनाव का वोट लेते थे वो नहीं होता। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब इलेक्शन होगा असेंबली का, हमने 4-5 माह में इलेक्शन होगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह DDC इलेक्शन में नंबर 1 की पार्टी बनी, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। और आने वाला जो CM होगा वो जम्मू से, इतना मैं कहना चाहूँगा। आपने कहा CM जम्मू से होगा, क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन से सीटें हासिल कर पाएगी, या इसमें किसी और पार्टनर अलायंस भी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, सिंगल पार्टी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो आज के हालात हैं, इससे लगता नहीं कि कहीं भी कोई सिंगल पार्टी अपनी सरकार में है। जो भी सरकार बनेगी वो अलायंस की बनेगी, और अलायंस में जो मेन पार्टी होगी, जो बिगर फैक्टर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस चीज़ का हमें अब पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हट कर हम बात करें, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसकी बड़े अरसे से और काफ़ी सालों से यहाँ के जो हमारे गरीब गुरबा तबका जो जंगल में बसा हुआ है, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब भी हैं और दीगर कम्युनिटी के लोग भी हैं, उनकी डिमांड रहेगी हमेशा से कि यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है लागू किया जाए, ताकि उनको भी उनके हकूक़ मिल सकें। आज जबकि वो राइट यहाँ पे लागू किया गया है, उसके बाद यहाँ कमेटीज़ तश्कील दी जा रही हैं, क्या समझते हैं कि जो कमेटीज़ बनी हैं वो फ्री एंड फेयर डिसीजन देंगी लोगों को, उन लोगों को उनका हक मिलेगा जो लोग पिछले 15-20 सालों से जो है वो जंगलात इलाके में, जंगल के अंदर बस रहे हैं? देखिए, मैं आपके साथ से सबसे पहले अपनी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की जो मरकज़ में सरकार है उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इन लेटर एंड सीक्रेट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को। ये जब 2006 में पूरे हिंदुस्तान में, खासकर जम्मू कश्मीर के जब लागू हुआ, उस वक्त यहाँ सरकार PDP और कांग्रेस की। 2008 से 2014 तक सरकार जो थी वो NC और कांग्रेस की थी। मैं आज NC, PDP, कांग्रेस इन जमातों से कहना चाहता हूँ, आज जो हमारी इस कम्युनिटी को जिन्होंने राइट फ्रॉम दी फ्रीडम आज तक बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया है,
मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले जो 14 साल इन्होंने ज़ाया किए हैं, जो हमारे लोग दर की ठोकरें खाते रहे, उसके जिम्मेदार कौन? इन लोगों को अपनी आज जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और पब्लिक में आकर इनको माफ़ी देनी चाहिए। जहाँ तक बात रही फॉरेस्ट राइट एक्ट की कमेटी से, कमेटी जो बनाई है लोगों ने अपने लेवल पर जो बनाई है, जहाँ पर कोई खराबी है उसके लिए डायरेक्टर साहब ने एक बाकायदा आर्डर जारी किया था कि आप उसको दोबारा तश्कील कर सकते हैं। डीसी साहब के पास पावर है, डीसी साहब ने कहा हुआ है कि जहाँ किसी को कोई एतराज़ है मेरे पास आए। और यहाँ पर जो डीसी साहब आए हैं ये बड़े, इनकी एक अलग ही रेपुटेशन है। पूरी स्टेट में ऐसे बड़े कम डीसी होंगे जो जिनका काम करने का इतना अच्छा तरीका हो, जिनकी पब्लिक फ्रेंडली अप्रोच हो, जिन्होंने बिचौलिए नहीं रखे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने यहाँ पर बिचौलिए नहीं रखे, ऐसे डीसी के यहाँ होते हुए हमें इस चीज़ की कतई को परवाह नहीं कि यहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हमें पूरा यकीन है कि यहाँ पर पूरा इंसाफ होगा और खुदा न खास्ता कहीं अगर कोई कसर रहेगी उसके लिए हम मरते दम तक कोशिश करेंगे। हम किसी भी आदमी को यहाँ सफ़र नहीं होगा। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट आसिफ कटारिया साहब, जिनसे हमने कुछ सियासी और कुछ सियासत से हटकर बातें की और उन्होंने बखूबी तरीके से जो है उनका जवाब भी दिया। हमें देखने वाले, हमें सुनने वालों से मेरी अपील रहेगी कि वो हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि उन्हें हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। आप आगे भी हमारे इस प्रोग्राम को हमेशा देखते रहें। दीजिए मुझे इजाज़त। उमर राशिद मलिक, जे के आवाज़ में।